हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ पीवाईक्यू। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी में पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो क्वेश्चंस वही होते हैं, बस लैंग्वेज को घुमा के दिया जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर पीवाईक्यू को समझते हैं तो आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिए और कॉन्सेप्ट के साथ समझकर पीवाईक्यू करिए मेरे साथ, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। The direction and sequence of development are similar for every child, but each child develops at her own rate. Which principle of child development does this illustrate? हर चाइल्ड में जो है कह रहा है कि सीक्वेंस तो एक होता है, डेवलपमेंट का सीक्वेंस एक होता है, लेकिन सबका रेट अलग होता है। हर बच्चे का डेवलपमेंट का रेट अलग होता है, जबकि सीक्वेंस एक होता है। ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इंडिविजुअलिटी वाला जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, उसी को ये फॉलो करता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, वो 100% एक समान नहीं हो सकता। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी, ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यू होता है। लीनियरिटी नहीं होता है। लीनियरिटी मतलब हुआ एक लाइन में, और ये एक लाइन में नहीं होता। ये क्या होता है? एक लाइन में नहीं होता, स्फेरिकल होता है। यूनिफॉर्मिटी ये भी नहीं होता। यूनिक जहां भी होगा ये यूनी वाला ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। मल्टी वाला ऑप्शन सही होता है। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे और समझ कर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही तरह के आते हैं, बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चंस फिर उसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये समझ लिया। अब आज मैं हिंदी में भी करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को इंग्लिश में। तो आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करके चलूंगी, ठीक है। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये अब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस दिया नहीं है, पृथकता दे दिया, इसीलिए थोड़ा हिंदी में यही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इंडिविजुअलिटी इसको कहते हैं, ठीक है। यही इसका सही आंसर है। मैं वही आंसर बताऊंगी जिसको सीटेट ने माना है, क्योंकि सीडीपी में कोई भी जो आंसर होता है वो 100% गलत नहीं होता, और कोई भी आंसर जो है आप मैथ की तरह कह नहीं सकते कि इसका यही आंसर होगा। मैथ में क्या है, उसका आंसर फिक्स है कि उसका वही आंसर होगा, लेकिन पेडागोजी में कोई भी आंसर पूरी तरह गलत नहीं होता। इसलिए बहुत सारे टीचर के अनुसार बहुत सारा आंसर हो सकता है, लेकिन मैं वही आंसर बताऊंगी जिसको सीटेट ने सही माना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, भले ही अगर हमारे पास ऑप्शन ये आ जाए कि अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करनी है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा, लेकिन पढ़ाई तो हमें अच्छे नंबर लाने के लिए ही कर रहे हैं, सीटेट में पास होने के लिए ही करना है ना। इसीलिए हम उसी ऑप्शन को चूज करेंगे जिसको कि सीटेट ने सही माना है, ठीक है। It is difficult to make generalized claims about children and childhood because there is so much multiplicity. बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुलता विविधता है। आप ये नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि बच्चे ऐसे ही ग्रो करते हैं, ऐसे ही, मतलब जनरल रूल उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, विविधता है। ये है एजर्सन। चाइल्डहुड इज ए सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, बचपन एक सामाजिक संकृत कल्पना है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि बच्चे का जो बचपन है वो एक तरह का नहीं हो सकता। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया कि बच्चे का बचपन एक तरह का नहीं हो सकता। एक अमीर घर का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा, हाँ, दोनों के बचपन में काफी फर्क है। संस्कृति का बचपन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस बात को याद रखना है। संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
इंडिया का बच्चा अमेरिका का बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, बिहार का बच्चा केरल का बच्चा और जम्मू कश्मीर का बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। बचपन पर, चाइल्डहुड पर संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा दोनों ही एजर्सन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, और इसका आंसर जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement is a correct explanation of the process of socialization of a child? चाइल्ड का सोशलाइजेशन, ठीक है, समाजीकरण। जिस तरह से कि डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आना नेसेसरी है, आएगा ही, उसी तरह सोशलाइजेशन का एक क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन सोशलाइजेशन पे आता ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है? अब पढ़ कर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। Child's potential is a definite result of unfolding of genetic materials। इसका मतलब कह रहा है कि सिर्फ जेनेटिक मतलब क्या हुआ, हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी कह रहा है इसमें, तो सिर्फ हेरिडिटी वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड कम्प्लीटली बाय सोशल, इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट कह रहा है, तो सिर्फ इन्वायरमेंट वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड स्लोली बाय हिज हर डेस्टिनी एंड नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, इसमें कह रहा है कि ना ही हेरिडिटी और ना ही इन्वायरमेंट, तो ये भी गलत होगा। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यही एक हमारा सही। बस सिर्फ एक बात याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। इस एक बात पर आपका 1 नंबर पक्का है। सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक का जिसमें कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया हो, चाहे इसको कितना भी घुमा कर फिरा कर पूछ लिया जाए, लेकिन हर एग्जाम में इस एक लाइन पे एक क्वेश्चन आना ही आना है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। ये 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप लोग हिंदी में भी पढ़िए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवांशिक, इसमें सिर्फ आनुवांशिक बोला गया इसलिए गलत होगा। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है, सिर्फ सामाजिक परिवेश बोला है, इसमें हेरिडिटी को ये नहीं दिया इम्पोर्टेंस इसलिए गलत होगा। इसमें ना ही हेरिडिटी और ना ही इन्वायरमेंट इसलिए गलत है, और ये हमारा सही आंसर है क्योंकि इसमें कह रहा है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट हमारा क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो है पियाजे के डेवलपमेंट का स्टेज याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सम पीपल कांट फोकस। आप इस लाइन को याद रखिए, सम पीपल कांट फोकस, इससे आपको याद रहेगा सम पीपल कांट फोकस। अगर ये याद रखेंगे सम पीपल कांट फोकस तो आपको इसका स्टेज याद रहेगा। ठीक है, सम पीपल कांट फोकस, एस से हमारा क्या होता है, सेंसरी मोटर, पी से क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। सम पीपल कांट फोकस, इसको याद रखिए तो आपको याद रहेगा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा आसान है, हिंदी में याद रखना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार आप हिंदी में भी इसका देखिए। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। ये सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। सेंसरी मोटर कब से कब तक होता है, जन्म से 2 साल। प्री ऑपरेशनल कब से कब तक होता है, 2 से 6 साल। और ये कंक्रीट ऑपरेशनल कब से कब तक होता है, 7 से 11 साल। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से
above, ठीक है, ये होता है। Which of the following is a critique of Piaget's theory? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? तो आलोचना, पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग्स, कह रहा है कि पियाजे ने माना है कि चिल्ड्रन इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है, जबकि ये बात गलत है। पियाजे ने क्या माना है? पियाजे ने माना है कि चिल्ड्रन जो है वो मतलब पैदा ही होता है बहुत तेज, उसमें जो है क्या होता है, इनेट एबिलिटी होता है, ठीक है, सीखने का। और इनेट एबिलिटी जो लैंग्वेज सीखने की इनेट एबिलिटी की जो बात है वो चोम्स्की करते हैं, लेकिन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है बच्चा, ये चीज जो है पियाजे बोलते हैं कि जन्म के साथ ही बच्चा ऐसा गुण लेकर आता है कि वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो पियाजे ने तो बच्चे को इंटेलिजेंट माना है, ठीक है, उसने ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं माना है। पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंटिन्यूअस, तो ये नहीं है, किस बात के लिए आलोचना हुई है ये पूछ रहा है। पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव, जबकि बच्चा, पियाजे क्या कह रहा है? पियाजे कह रहा है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। पियाजे क्या कह रहा है? कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंटिन्यूअस, ये इसके लिए उसकी आलोचना नहीं है। उसकी आलोचना किस लिए हुई है? पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि पियाजे ने जो कहा है कि प्री ऑपरेशनल एज का बच्चा जो कि 2 से 6 साल या 7 साल का बच्चा है, वो उसको जितना माना है पियाजे ने, उससे वो कहीं ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि उसमें पियाजे क्या कह रहा है कि उसको क्या कहता है, वो बच्चा जो है, बच्चे में लॉजिक आएगा 7 साल के बाद, जब कंक्रीट ऑपरेशनल में जाएगा तब। लेकिन जब आप बच्चे को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिसमें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही लॉजिक आ जाता है। और पियाजे ने क्या कहा है कि 11 साल के बाद जो है बच्चा, वो उसमें हाइपोथेटिकल रीजनिंग आएगा, हाइपोथेटिकल। और 7 साल के बाद जो है बच्चा, 7 साल के बाद उसको कॉन्क्रीट चीज के लिए रीजनिंग आएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा, जो 7 साल के कम एज में भी उसको रीजनिंग आ जाता है कॉन्क्रीट चीजों के प्रति। तो इसलिए क्या है, आलोचना किस लिए हुई है कि उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को कम आंका है, ठीक है। जितना उसने, पियाजे ने माना है कि प्री ऑपरेशनल एज में बच्चा सीख सकता है, बच्चा उससे कहीं ज्यादा सीख सकता है, इसीलिए पियाजे की आलोचना हुई है। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान हो, जबकि पियाजे का तो कहना था कि बच्चा बुद्धिमान होता है, उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की संक्रिया संरचना वाला नहीं माना था, गलत बात है, उसने माना था, पियाजे ने माना था कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसका जो आंसर है, प्री ऑपरेशनल एज में बच्चे को कम आंका है पियाजे ने, ठीक है। प्री ऑपरेशनल एज में बच्चे को कम आंका है। As per Lawrence Kohlberg, children's moral reasoning is controlled by external rewards or punishment in which stage? तो ये तो बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो है कितना स्टेज है, 3 स्टेज है, एक है प्री कन्वेंशनल, एक है कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेज है। ऐसा तो कोई स्टेज है ही नहीं, ठीक है। लेवल 3 लेवल है और हर लेवल में 2 स्टेज है। लॉरेंस कोलबर्ग के डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है उसमें क्या है, 3 लेवल है और 6 स्टेज है। तो ये पहला वाला जो लेवल है, इसी में जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बच्चा कुछ भी करता है तो दंड से बचने के लिए करता है और दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन करता है, ये इसी में होता है, ठीक है। तो ये पूर्व पारंपरिक, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पारंपरिक में क्या होता है, कन्वेंशनल में बच्चा परंपरा के साथ चलता है। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, उसको परंपरा का कोई नॉलेज नहीं है, समाज का क्या रूल रेगुलेशन है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो
दंड से बचने के लिए काम करेगा, ठीक है, या फिर रिवार्ड पाने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Jean Piaget, human body is born with some instinct and reflexes termed as। ये तो हम लोग जानते हैं कि पियाजे ने किसकी बात की है, स्कीमा की। इसको हिंदी में भी स्कीमा ही बोलते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है उसके मतलब वो जन्म के साथ ही उसके पास ये चीज होता है, स्कीमा। वो कुछ भी देखता है, बाहर कुछ भी देखता है, कोई भी चीज अपनी दुनिया में देखता है तो उसका क्या करता है, वो अपने माइंड में स्कीमा बनाता है। और ये जो गुण है उसके अंदर, ये उसको जन्म से ही मिलता है, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, ये उसको जन्मजात ही मिलती है। ऐसा नहीं कि उसको पर्यावरण से बाद में ये चीज मिलता है कि वो स्कीमा बनाए। हर बच्चा, जो भी बच्चा है उसको ये जन्म से ही मिला हुआ है कि वो कुछ भी चीज देखेगा तो अपने माइंड में उसका स्कीमा बनाएगा, ठीक है। एकोमोडेशन तो बाद में जब वो नया स्कीमा बनाएगा वो हुआ, माइंड मैप एक अलग चीज हुआ, ऑपरेशन भी अलग चीज। तो पियाजे स्कीमा की बात करते हैं कि हर बच्चा क्या करता है, स्कीमा बनाता है। According to Lev Vygotsky, new knowledge is constructed in a zone between। ये जेडपीडी की बात कर रहा है। जेडपीडी इसको मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से समझाती हूँ कि जेडपीडी क्या होता है। ये है वो जोन जहाँ तक कि बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और ये है वो जोन जहाँ तक कि बच्चा किसी के सपोर्ट से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए इसके लैंग्वेज को, इसमें जेडपीडी के लैंग्वेज को कितना चेंज करके दिया गया है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। नया ज्ञान जो है, बच्चा जो नया, ये यहाँ तक तो बच्चा खुद जान रहा है और यहाँ तक किसी के सपोर्ट से जानेगा, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। What a child knows and is capable of knowing। बच्चा क्या जानता है और यहाँ तक क्या उसको कैपेसिटी है जानने की, ठीक है। जहाँ यहाँ तक वो जानता है, लेकिन यहाँ तक वो उसको जानने की कैपेसिटी है कि अगर उसको किसी का सपोर्ट मिल गया तो वो यहाँ तक जान सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, वो कैपेबल भी नहीं है जानने के लिए, चाहे वो कितना भी उसको सपोर्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो यही लैंग्वेज को चेंज करके दिया गया है, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। यही इसका आंसर है। और ये हर बार पूछा जाता है जेडपीडी पे क्वेश्चन, लेकिन हर बार लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके। जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, जो बाहर है उसको नहीं कहते हैं वो, जो जहाँ तक वो जानने के लिए कैपेबल है, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, इसको जेडपीडी नहीं कहते। जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका ज्ञान उसे होना चाहिए, यह भी जेडपीडी नहीं है। मैं जेडपीडी को बहुत बार समझा चुकी हूँ जेडपीडी क्या होता है, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। ऐसा क्लास जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें क्या होना चाहिए। हैव प्रोविजनिंग फॉर ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो अच्छी बात है, बहुत से संसाधनों, बहुत तरह का संसाधन होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड तो उसी को कहते हैं ना जिसमें हर तरह के बच्चे के लिए हर तरह का सुविधा हो। बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ये हमेशा फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है। अगर रिजिडिटी रहेगा तो वो एक निगेटिव आंसर होगा, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो वो एक पॉजिटिव आंसर होगा। यूज टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स, ओनली सोर्स, जो अगर टेक्स्ट बुक्स के बारे में ओनली सोर्स दे दिया गया कि सिर्फ एकमात्र टेक्स्ट बुक ही है तो गलत है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र नहीं है, वन ऑफ द सोर्सेस। पाठ्य पुस्तक को हमेशा, टेक्स्ट बुक को जो है हमेशा वन ऑफ द सोर्सेस माना जाता है, एक सोर्स में से एक, सारे सोर्स में से एक। लेकिन एकमात्र अगर सोर्स बोल दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ये भी एक पेडागोजी के लिए पॉजिटिव चीज है भाई। छात्रों की सक्रिय सहभागिता तो बहुत जरूरी है। फॉलो ए
रिजिडली, जहाँ भी रिजिड आ जाए वो ऑप्शन हमारा गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ आ जाए वो ऑप्शन सही है, रिजिडिटी जहाँ आ जाए वो ऑप्शन गलत है। तो थर्ड और फिफ्थ गलत है, जिसमें कि थर्ड और फिफ्थ नहीं रहेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड और फिफ्थ गलत है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को समझ के करिए। अब अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय।